विकास और पर्यावरण, क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? भूमिका। विकास और पर्यावरण ये दो ऐसे शब्द हैं जो आधुनिक युग की सबसे ज्वलंत बहस के केंद्र में हैं। एक और विकास मानव समाज की तरक्की, तकनीकी प्रगति, औद्योगिकरण और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण पृथ्वी की जीवनदायिनी प्रणाली, प्रकृति और संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न यह है कि क्या इन दोनों में सामंजस्य संभव है या ये एक दूसरे के विरोधी हैं? विकास की परिभाषा और आवश्यकता। विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक समानता और स्वतंत्रता का समुचित विस्तार है। एक राष्ट्र का विकास उसकी सड़कों, पुलों, उद्योगों, तकनीकी नवाचारों, शहरीकरण और ऊर्जा उत्पादन में भी परिलक्षित होता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए विकास प्राथमिकता है क्योंकि इससे गरीबी हटाई जा सकती है, रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और जीवन स्तर सुधर सकता है। पर्यावरण की महत्ता। पर्यावरण वह प्राकृतिक आवरण है जो जीवन को पोषित करता है। वायु, जल, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु और जलवायु इसके अभिन्न अंग हैं। यदि पर्यावरण संतुलित न हो तो जीवन संकट में पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसे संकट आज मानवता को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे रहे हैं। विकास बनाम पर्यावरण टकराव की स्थितियां। इतिहास गवाह है कि अधिकांश औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। उदाहरण स्वरूप, वनों की कटाई, सड़कें, बांध, कॉलोनियां और उद्योग स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई, जिससे जैव विविधता नष्ट हुई। जल प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्टों ने नदियों और जलाशयों को विषैला बना दिया। वायु प्रदूषण, बढ़ते वाहन, कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों और फैक्ट्रियों से हवा प्रदूषित हुई। भूमि क्षरण और शहरीकरण, विकास की अंधी दौड़ में कृषि भूमि कंक्रीट के जंगलों में बदल गई। इन सबका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता और जलवायु पर पड़ा है। क्या विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, लेकिन विवेकपूर्ण नीतियों और टिकाऊ सोच के साथ। वास्तव में, यदि सही रणनीति अपनाई जाए तो विकास और पर्यावरण परस्पर पूरक बन सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समाधान की राह। टिकाऊ विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता न करे। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय संरक्षण तीनों को संतुलित रखा जाए। उदाहरण 1, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा जैसे विकल्प न केवल कार्बन उत्सर्जन को घटाते हैं, बल्कि स्थायी ऊर्जा समाधान भी प्रदान करते हैं। 2, हरित भवन, ग्रीन बिल्डिंग्स, ऊर्जा दक्षता, वर्षा जल संचयन और प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग से पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सकता है। 3, स्मार्ट शहर योजना, जिसमें सार्वजनिक परिवहन, हरित क्षेत्र, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा का समावेश होता है। 4, सामुदायिक भागीदारी, जन सहभागिता से पर्यावरणीय परियोजनाएं जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता कार्यक्रम अधिक सफल होते हैं। 5, कानूनी और नीतिगत उपाय जैसे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) जैसे संस्थानों का सशक्त क्रियान्वयन। भारत की पहली, एक संतुलन की ओर। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाने की कई पहलें की हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिला। उज्ज्वला योजना ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ाया। नमामि गंगे परियोजना, गंगा नदी की सफाई के लिए एकीकृत प्रयास। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हरित भारत अभियान में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। ये प्रयास इस बात के संकेत हैं कि भारत विकास करते हुए पर्यावरण की अनदेखी नहीं करना चाहता। चुनौतियां और समाधान। 1, नीति और कार्यान्वयन के बीच अंतर। कई बार योजनाएं अच्छी होती हैं पर जमीन पर उनका क्रियान्वयन कमजोर होता है। समाधान, स्थानीय प्रशासन और जनसहभागिता को मजबूत किया जाए।
2. जनसंख्या दबाव। बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर भार डालती है। समाधान: शिक्षा, जागरूकता और परिवार नियोजन। 3. उद्योगों की लापरवाही। कई उद्योग पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करते हैं। समाधान: सख्त निगरानी और दंड। निष्कर्ष: विकास और पर्यावरण दो ध्रुव नहीं, बल्कि एक ही रेखा के दो छोर हैं। केवल आर्थिक विकास की चाह में अगर हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो वह विकास टिकाऊ नहीं रहेगा। वहीं केवल पर्यावरण की रक्षा कर आर्थिक प्रगति को रोका नहीं जा सकता। जरूरत है संतुलन की, जहां उद्योग लगे तो हरित मानकों के साथ, जहां सड़कें बने तो पर्यावरणीय मूल्यांकन के साथ, और जहां विकास हो तो प्रकृति की छाया में। इसलिए उत्तर स्पष्ट है, हाँ, विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते हमारे इरादे टिकाऊ, नीतियां विवेकपूर्ण और दृष्टिकोण समावेशी हो। भारत 2047 एक विकसित राष्ट्र की कल्पना। भूमिका: 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब यह एक नवजात राष्ट्र था, गरीबी, अशिक्षा, औपनिवेशिक शोषण और सामाजिक विषमता से जूझता हुआ। परंतु आज, स्वतंत्रता के 100 वर्षों की ओर अग्रसर होते हुए, भारत एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नए संकल्प के साथ उभरता हुआ दिख रहा है। वर्ष 2047 केवल एक वर्ष नहीं होगा, बल्कि यह उस भारत की पहचान बनेगा जो आत्मनिर्भर, समृद्ध, शक्तिशाली और वैश्विक नेतृत्व करता होगा। ये निबंध भारत 2047 की उस परिकल्पना को दर्शाता है जो न केवल आर्थिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और नैतिक रूप से भी विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। 1. विकसित राष्ट्र की परिभाषा। विकसित राष्ट्र केवल जीडीपी में उच्च नहीं होता, बल्कि उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उच्च प्रति व्यक्ति आय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, सशक्त लोकतांत्रिक संस्थाएं, तकनीकी नवाचार, सामाजिक समानता और समावेशिता, स्वच्छ पर्यावरण और जीवन स्तर में संतुलन। भारत 2047 की कल्पना करते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। 2. आर्थिक समृद्धि की कल्पना। एक $5 ट्रिलियन से आगे। 2047 तक भारत को एक $25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखना होगा। ये तभी संभव है जब विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, निर्यात पर ध्यान केंद्रित हो, एमएसएमईएस को डिजिटल और वित्तीय सहायता मिले, कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। रोजगार का सृजन, हर युवा को रोजगार मिले, ये भारत के विकास का मूल मंत्र होना चाहिए। स्टार्टअप संस्कृति, गिग इकोनॉमी और स्किल इंडिया मिशन को मिलाकर युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी दोनों में अवसर मिलें। 3. सामाजिक न्याय और समावेशिता, एक जाति धर्म से ऊपर उठता भारत। 2047 का भारत वह होगा जहां पहचान जाति, धर्म या भाषा से नहीं, बल्कि प्रतिभा और योगदान से होगी। नारी सशक्तिकरण, महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करें, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा, रक्षा। लैंगिक असमानता समाप्त हो और नारी शक्ति केवल नारा नहीं, एक सच्चाई हो। आदिवासी और पिछड़े वर्गों का उत्थान। 2047 तक भारत ऐसा हो जहां हर समुदाय को समान अवसर मिले और कोई भी वर्ग सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से पीछे न रहे। 4. शिक्षा और ज्ञान का वैश्विक केंद्र, एक नई शिक्षा नीति का पूर्ण क्रियान्वयन। व्यावसायिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण और मूल्य आधारित पाठ्यक्रम भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बना सकते हैं। डिजिटल शिक्षा और अनुसंधान। 2047 का भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व करे। 5. स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौमिक विस्तार, एक सबके लिए स्वास्थ्य, हर नागरिक को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। भारत में एक भारत, स्वस्थ भारत की परिकल्पना साकार हो। आयुष और आधुनिक चिकित्सा का समन्वय, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग और आधुनिक चिकित्सा पद्धति मिलकर लोगों को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें। 6. तकनीकी नेतृत्व और नवाचार, एक डिजिटल इंडिया 2.0। 2047 तक भारत दुनिया का सबसे अधिक तकनीक समर्थ राष्ट्र बन जाए, जहां स्मार्ट शहर,
5G, 6G, डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा मजबूत हों। बी, आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी। भारत को तकनीकी उपकरणों, सॉफ्टवेयर, रक्षा प्रणालियों और अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनना होगा। 7, पर्यावरण और सतत विकास। एक, हरित भारत, स्वच्छ भारत। 2047 का भारत प्रदूषण मुक्त, कार्बन न्यूट्रल और जैव विविधता से परिपूर्ण हो। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल संरक्षण से विकास हो। बी, जल और वायु की रक्षा। नदियां स्वच्छ हों, हवा शुद्ध हो और हर नागरिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी निभाए। 8, सुशासन और पारदर्शिता। एक, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक सुधारों से ऐसा भारत बने जहां जनता का सरकार में अटूट विश्वास हो। बी, न्यायिक सुधार। 2047 तक ऐसी न्याय प्रणाली हो जो सस्ती, सरल, तेज और सर्वसुलभ हो। 9, वैश्विक मंच पर भारत। एक, वैश्विक शक्ति के रूप में भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, G20 में नेतृत्वकारी भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की सशक्त आवाज हो। बी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। भारत की विदेश नीति शांति, सहयोग और मानवता की भावना से प्रेरित हो। भारत वैश्विक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी में निर्णायक भूमिका निभाए। 10, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। एक, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। 2047 का भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता, परंपराओं, भाषाओं और कलाओं को संरक्षित करते हुए आधुनिकता से संतुलन बनाए। बी, आध्यात्मिक नेतृत्व। योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित कर भारत विश्व को मानसिक शांति का मार्ग दिखाए। निष्कर्ष, भारत 2047 केवल एक सपना नहीं है, यह एक दिशा है। ये वह भारत होगा जो आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण की रक्षा में अग्रणी, सांस्कृतिक रूप से गौरवान्वित और वैश्विक रूप से प्रभावशाली होगा। इस भारत की कल्पना तभी साकार होगी जब हम सभी नागरिक, सरकार, युवा, किसान, वैज्ञानिक मिलकर एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ें। जैसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने न दें। भारत 2047 ऐसा ही सपना है जो आज हमें प्रेरित कर रहा है और कल हमारे गौरव का प्रतीक बनेगा। लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका, अधिकार या उत्तरदायित्व। 2000 शब्दों का निबंध। प्रस्तावना। लोकतंत्र का मूल आधार नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर टिका होता है। यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता ही सर्वोच्च होती है और वह अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मत का प्रयोग करती है। भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मतदाता ही है जो देश की दिशा और दशा तय करता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या मतदान करना केवल एक अधिकार है या इसके साथ कोई उत्तरदायित्व भी जुड़ा है। इस निबंध में हम इसी विषय पर विचार करेंगे। लोकतंत्र और मतदाता का महत्व। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का होता है। इस प्रणाली में नागरिकों को अपने मताधिकार के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है। एक मतदाता का वोट न केवल सरकार का गठन करता है, बल्कि देश की नीतियों और कानूनों की दिशा भी तय करता है। इस प्रकार मतदाता लोकतंत्र की आत्मा है। मताधिकार एक मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, मतदान का अधिकार प्रदान किया है। यह अधिकार एक राजनीतिक समानता का प्रतीक है। सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक वर्ग से हो, समान रूप से मत डाल सकते हैं। 2. स्वतंत्रता का अभ्यास है। नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है, यह उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक स्वरूप है। 3. न्याय और जवाबदेही का आधार है। एक जिम्मेदार सरकार चुनना नागरिक के हाथ में होता है और यदि सरकार विफल हो तो उसे बदलने का अधिकार भी जनता के पास है। मतदाता का उत्तरदायित्व। जहां मतदान करना एक अधिकार है, वहीं यह एक गंभीर उत्तरदायित्व भी है।
लोकतंत्र तभी सशक्त बनता है जब उसके नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करें। कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। 1. सूचित मतदान करना। मतदाता को अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों, उनकी योग्यता, विचारधारा और पिछले कार्यों की जानकारी लेनी चाहिए। बिना जानकारी के मतदान करना लोकतंत्र के साथ अन्याय है। 2. भ्रष्टाचार और लालच से मुक्त रहना। चुनावों के दौरान मतदाताओं को पैसे, शराब या अन्य लालच दिए जाते हैं। एक जिम्मेदार मतदाता को इन प्रलोभनों से दूर रहकर अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। 3. धार्मिक, जातिगत और भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठना। मतदाता को ऐसे मुद्दों के बजाय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। 4. वोट देना अनिवार्य समझना। मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव के दिन अवकाश का अर्थ केवल आराम करना नहीं, बल्कि अपने लोकतंत्र को मजबूत करना है। 5. सरकार से जवाबदेही मांगना। चुनाव के बाद मतदाता को सरकार की नीतियों पर नजर रखनी चाहिए और यदि कोई त्रुटि हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भारत में मतदान की स्थिति। भारत में हर आम चुनाव के दौरान ये देखने को मिलता है कि एक बड़ा वर्ग मतदान नहीं करता। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. उदासीनता। कुछ लोग यह मानते हैं कि उनका वोट कोई फर्क नहीं लाएगा। 2. राजनीति से मोहभंग। भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी और अपराधियों की राजनीति में बढ़ती भागीदारी से जनता निराश रहती है। 3. सूचना की कमी। कई बार मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। 4. भौतिक कठिनाइयां। मतदान केंद्रों की दूरी, लाइन में लगने की परेशानी या दिव्यांगजनों के लिए सुविधा की कमी भी एक कारण है। मतदाता जागरूकता के प्रयास। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे SVEP सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसके अंतर्गत 1. विद्यालय और महाविद्यालयों में अभियान चलाना। 2. मीडिया के माध्यम से प्रचार। 3. स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेना। 4. ऑनलाइन वोटर पंजीकरण को बढ़ावा देना। युवा मतदाता की भूमिका। भारत में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। ये वर्ग सबसे ऊर्जावान, तकनीक प्रेमी और विचारशील है। यदि युवा मतदान के प्रति जागरूक हों तो देश की राजनीति की दिशा सकारात्मक हो सकती है। उन्हें न केवल वोट डालना चाहिए, बल्कि अपने परिवार और मित्रों को भी प्रेरित करना चाहिए। मीडिया और समाज की भूमिका। मीडिया को चाहिए कि वह निष्पक्ष, सटीक और तथ्य आधारित जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाए। अफवाह, नफरत और भावनात्मक प्रचार से बचना मीडिया की जिम्मेदारी है। वहीं समाज को भी अपने नागरिकों को इस अधिकार और उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करना चाहिए। निष्कर्ष। लोकतंत्र की सफलता मतदाता की जागरूकता पर निर्भर करती है। मताधिकार का प्रयोग केवल एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के जीवन की एक जिम्मेदारी है। एक जागरूक मतदाता ही एक अच्छी सरकार ला सकता है और देश को सही दिशा में ले जा सकता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित है कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक पवित्र उत्तरदायित्व भी है। जब तक मतदाता इस उत्तरदायित्व को नहीं समझेगा, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। देश को सशक्त बनाने के लिए हर नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग विवेक, नैतिकता और राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर करना चाहिए। एक वोट से सरकार बदल सकती है, एक वोट से राष्ट्र की तकदीर लिखी जा सकती है। अतः मतदान करें, जागरूक बनें और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। तकनीक, मानवता के लिए वरदान या अभिशाप। प्रस्तावना। 21वीं सदी को यदि तकनीक की सदी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तकनीक ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, कृषि, सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और मनोरंजन तक। ये कहना उचित होगा कि आज का मानव तकनीक के बिना अधूरा है। परंतु इस वरदान के साथ कुछ ऐसे पहलू भी जुड़े हैं जो इसे अभिशाप का रूप देने लगे हैं। क्या तकनीक मानवता को उन्नति के शिखर पर पहुंचा रही है या वो एक स्वनिर्मित खतरे की ओर अग्रसर है? यही प्रश्न इस निबंध का मूल है।
तकनीक का उद्भव और विकास। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही तकनीकी नवाचार मौजूद रहे हैं। पत्थर के औजारों से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई तक, यह विकास एक लंबी यात्रा का परिणाम है। प्राचीन सभ्यताओं ने सिंचाई, लेखन, गणना और खगोल विज्ञान में तकनीकी प्रगति की। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को यंत्रों के माध्यम से गति दी और कंप्यूटर क्रांति ने सूचना को सबसे मूल्यवान संसाधन बना दिया। तकनीक के वरदान के रूप। 1. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। जीवन रक्षक तकनीक जैसे MRI, CT स्कैन और रोबोटिक सर्जरी। टीकों का विकास जैसे कोविड-19 वैक्सीन। टेलीमेडिसिन, रिमोट हेल्थकेयर और स्वास्थ्य ऐप्स ने स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों तक पहुंचाया है। 2. शिक्षा का डिजिटल रूपांतरण। ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। विश्व स्तरीय ज्ञान अब दूरदराज के छात्रों की पहुंच में है। तकनीक ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बना दिया है। 3. संचार क्रांति। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और वीडियो कॉलिंग ने दूरियों को मिटा दिया है। सूचनाओं का आदान प्रदान तत्काल और सुलभ हुआ है। 4. कृषि में तकनीकी नवाचार। ड्रोन, सेंसर और सटीक कृषि प्रिसिजन फार्मिंग। सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और फसल की निगरानी अब अधिक वैज्ञानिक हो गई है। 5. व्यापार और अर्थव्यवस्था। ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और फिनटेक। छोटे व्यापारी और स्टार्टअप भी वैश्विक बाजार में पहुंच पा रहे हैं। 6. सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। सैटेलाइट इमेजिंग, मौसम पूर्वानुमान और आपदा अलर्ट सिस्टम राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मददगार। तकनीक के अभिशाप स्वरूप। 1. बेरोजगारी और मानव श्रम का अवमूल्यन। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और AI से कई पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो रही हैं। श्रमिक वर्ग की आर्थिक असुरक्षा बढ़ रही है। 2. सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य। सोशल मीडिया पर अत्यधिक निर्भरता, आभासी मित्रता और वास्तविक संबंधों में दूरी। डिप्रेशन, चिंता और नींद संबंधी विकारों में वृद्धि। 3. गोपनीयता का हनन, डेटा चोरी, साइबर अपराध और सर्विलांस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता पर खतरा। 4. डिजिटल असमानता, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तकनीकी पहुंच में असंतुलन। आर्थिक वर्गों के बीच डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड। 5. पर्यावरणीय प्रभाव, कचरा, ऊर्जा की अत्यधिक खपत और प्रदूषण। तकनीकी विकास की कीमत पर प्रकृति का दोहन। 6. युद्ध और विनाशकारी शक्ति, ड्रोन हमले, साइबर युद्ध और परमाणु हथियार। तकनीक अब मानवता के लिए अस्तित्व का खतरा भी बन सकती है। तकनीकी नैतिकता और मानवता। 1. नैतिक प्रश्न। क्या हम तकनीक को नियंत्रित कर रहे हैं या वह हमें? कौन तय करेगा कि तकनीक का सही उपयोग क्या है? 2. जिम्मेदार नवाचार। टेक कंपनियों, सरकारों और उपभोक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी। तकनीकी नीति निर्माण में पारदर्शिता और सहभागिता जरूरी। समाधान और संतुलन की आवश्यकता। 1. डिजिटल साक्षरता। प्रत्येक नागरिक को तकनीक के लाभ और खतरे दोनों की जानकारी देना। 2. नीति और नियमन। साइबर सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्पष्ट नियम। 3. समावेशी तकनीकी विकास। ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों को तकनीकी विकास में भागीदार बनाना। 4. मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना। तकनीक का उपयोग तभी वरदान है जब वो करुणा, सेवा और समानता को बढ़ावा दे। निष्कर्ष। तकनीक एक दोधारी तलवार की तरह है, एक ओर वह मानवता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, तो दूसरी ओर वह विनाश का कारण भी बन सकती है। इसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि तकनीक को नैतिकता, सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाए, तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। अन्यथा, यही तकनीक हमें अपने अस्तित्व पर पुनः सोचने के लिए विवश कर देगी। अतः आवश्यकता है संतुलन, विवेक और नैतिकता की, ताकि तकनीक मानवता के कल्याण का माध्यम बन सके, न कि उसके विनाश का कारण। ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी भी लाता है? भूमिका। नॉलेज इज पावर, ये वाक्य न केवल एक प्रसिद्ध उक्ति है, बल्कि मानव सभ्यता की प्रगति का मूल भी है। परंतु जब हम ज्ञान को शक्ति मानते हैं, तो क्या हम उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करते हैं?
इतिहास, समाज, विज्ञान और नैतिकता सभी हमें यही सिखाते हैं कि ज्ञान जितना अधिक होता है, जिम्मेदारी उतनी ही गहरी होती है। इस निबंध में हम ज्ञान की प्रकृति, उसकी शक्ति और उसके साथ जुड़ी नैतिक जिम्मेदारियों का दार्शनिक, सामाजिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करेंगे। 1. ज्ञान की शक्ति, स्वरूप और प्रभाव। आत्मा शक्ति और आत्मबोध। ज्ञान आत्मा चेतना को जागृत करता है। अंधकार से प्रकाश की ओर यह मार्ग केवल ज्ञान से संभव है। व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त करता है तो वह अपने जीवन, समाज और सृष्टि को समझने में सक्षम होता है। ये ज्ञान उसे सही निर्णय लेने, नैतिक जीवन जीने और दूसरों का मार्गदर्शन करने की शक्ति देता है। सामाजिक शक्ति। ज्ञान के बल पर समाज में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। शिक्षित नागरिक न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, बल्कि कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सूचना क्रांति तक हर युग में ज्ञान ने समाज को दिशा दी है। वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति। विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल युग सब कुछ ज्ञान की ही देन है। जिस मानव ने आग जलाना सीखा, वही आज चांद और मंगल पर पहुंच गया है। ये सब ज्ञान की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2. ज्ञान और जिम्मेदारी, अंतर संबंध की पड़ताल। एक शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, With great power comes great responsibility। जब व्यक्ति या समाज के पास ज्ञान की शक्ति होती है, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि उसका उपयोग विवेकपूर्ण, नैतिक और समावेशी ढंग से किया जाए। अन्यथा वही ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। नैतिक जिम्मेदारी। ज्ञान से हमें ये समझने की क्षमता मिलती है कि क्या सही है और क्या गलत। इस ज्ञान के आधार पर हमें अपने निर्णयों और कार्यों में नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक को ये जिम्मेदारी है कि वह अपने आविष्कारों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करे, न कि विनाश के लिए। सामाजिक जिम्मेदारी। जिस व्यक्ति को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वह दूसरों को भी मार्गदर्शन दे, अज्ञान को दूर करे और समाज में समानता, न्याय और करुणा का विस्तार करे। 3. ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ज्ञान और जिम्मेदारी का उपयोग और दुरुपयोग। एक सकारात्मक उदाहरण, महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और नैतिक ज्ञान को जीवन का मार्गदर्शन बनाया और देश को स्वतंत्रता दिलाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक ज्ञान को राष्ट्र निर्माण और युवा प्रेरणा से जोड़ा। बुद्ध और विवेकानंद आत्मज्ञान को मानवीय करुणा में परिवर्तित किया। नकारात्मक उदाहरण, हिटलर का प्रचार तंत्र। शिक्षित प्रचारकों और वैज्ञानिकों ने ज्ञान का उपयोग नस्लवाद और युद्ध के लिए किया। परमाणु बम का निर्माण, विज्ञान की उपलब्धि का उपयोग नागासाकी और हिरोशिमा में मानव विनाश के लिए हुआ। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि ज्ञान अपने आप में न तो अच्छा होता है, न बुरा, उसकी दिशा तय करती है हमारी जिम्मेदारी की भावना। 4. समकालीन संदर्भ में ज्ञान की जिम्मेदारियां। एक सूचना और डिजिटल युग। आज ज्ञान का प्रसार पहले से कहीं अधिक तेज है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हर व्यक्ति के पास ज्ञान की पहुंच है, परंतु इसके साथ साथ झूठी खबरें, अफवाहें, साइबर अपराध जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। जिम्मेदारी है कि हम सूचना का विवेकपूर्ण उपयोग करें, सत्य और तथ्य की पहचान करें, दूसरों की निजता और गरिमा का सम्मान करें। वैज्ञानिक और तकनीकी जिम्मेदारी। AI, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, इनका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो, न कि केवल लाभ या युद्ध के लिए। पर्यावरणीय जिम्मेदारी। हमने जलवायु संकट, प्रदूषण और संसाधनों के अति उपयोग से जो क्षति पहुंचाई है, वह भी ज्ञान के बिना उत्तरदायित्व के उदाहरण हैं। 21वीं सदी में ज्ञानवान समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सतत विकास। 5. दार्शनिक दृष्टिकोण। एक प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है, लेकिन अरस्तु इस ज्ञान को तब तक अधूरा मानते हैं जब तक ये प्रयोग और नैतिकता से न जुड़ा हो। भारतीय परंपरा। भारतीय दर्शन में सत्यम, शिव, सुंदरम, ज्ञान को आत्मा की उन्नति का साधन माना गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योग ही मोक्ष का मार्ग है,
लेकिन वह ज्ञान तब तक सार्थक नहीं जब तक वह कर्तव्यबोध से न जुड़ा हो। सी विवेकानंद का दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है। इस दृष्टिकोण से ज्ञान केवल बुद्धि नहीं, बल्कि कर्तव्य की अनुभूति भी है। 6. शिक्षा और जिम्मेदारी, शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका। एक शिक्षक की जिम्मेदारी। जिसके पास ज्ञान है, वह केवल पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। शिक्षक को समाज में नैतिक मूल्यों, करुणा और समावेशिता का संवाहक बनना चाहिए। बी. विद्यार्थी की जिम्मेदारी। ज्ञान पाने वाला विद्यार्थी यदि समाज से कटकर केवल अपने लाभ की चिंता करे, तो ये स्वार्थी ज्ञान कहलाता है। 2047 के भारत में विद्यार्थियों को ज्ञान योद्धा बनकर समाज और देश की सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। 7. ज्ञान और शक्ति का संतुलन, नेतृत्व में जिम्मेदारी। एक राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि के पास कानून, नीतियां और निर्णय लेने का ज्ञान होता है, लेकिन ये ज्ञान तब तक खतरनाक हो सकता है जब तक वह जनकल्याण की जिम्मेदारी से न जुड़ा हो। बी. न्यायपालिका, पत्रकारिता और नौकरशाही। इन सभी क्षेत्रों में ज्ञान की अत्यधिक शक्ति है, लेकिन उनका दायित्व है कि वे निष्पक्षता, पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखें। 8. अगर ज्ञान के साथ जिम्मेदारी न हो। ए. असंतुलन और भ्रष्टाचार। जब ज्ञानी व्यक्ति लोभ, अहंकार या सत्ता के मोह में आकर जिम्मेदारी भूल जाता है, तो वही ज्ञान समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। बी. सामाजिक असमानता, ज्ञान का केंद्रीकरण और उसका उपयोग केवल विशेष वर्ग के हित में समाज को असमान, असंतुलित और अस्थिर बना देता है। 9. भारत की दिशा, ज्ञान और जिम्मेदारी का भविष्य। ए. आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत। इन अभियानों में जनता को तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक ज्ञान से समृद्ध बनाया जा रहा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका उपयोग रचनात्मक और समावेशी रूप में करें। बी. युवाओं की भूमिका। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है। उनका ज्ञान राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है। यदि वे अपने ज्ञान का उपयोग उद्यमिता, सेवा और नेतृत्व में करें, तो भारत विश्वगुरु बन सकता है। निष्कर्ष, ज्ञान निस्संदेह शक्ति है। ये व्यक्ति को आत्मविश्वास, समाज को दिशा और राष्ट्र को शक्ति देता है। लेकिन ये शक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह जिम्मेदारी से नहीं जुड़ती। ज्ञान से प्राप्त अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन ही एक सच्चे ज्ञानी की पहचान है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम उसका उपयोग सत्य, सेवा और समावेशिता के लिए करेंगे। तभी हमारा ज्ञान शक्ति के साथ संवेदना और कर्तव्यबोध का वाहक बनेगा, और यही किसी सभ्य समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विकास और पर्यावरण, क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? भूमिका। विकास और पर्यावरण ये दो ऐसे शब्द हैं जो आधुनिक युग की सबसे ज्वलंत बहस के केंद्र में हैं। एक और विकास मानव समाज की तरक्की, तकनीकी प्रगति, औद्योगिकरण और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण पृथ्वी की जीवनदायिनी प्रणाली, प्रकृति और संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न यह है कि क्या इन दोनों में सामंजस्य संभव है या ये एक दूसरे के विरोधी हैं? विकास की परिभाषा और आवश्यकता। विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक समानता और स्वतंत्रता का समुचित विस्तार है। एक राष्ट्र का विकास उसकी सड़कों, पुलों, उद्योगों, तकनीकी नवाचारों, शहरीकरण और ऊर्जा उत्पादन में भी परिलक्षित होता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए विकास प्राथमिकता है, क्योंकि इससे गरीबी हटाई जा सकती है, रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और जीवन स्तर सुधर सकता है। पर्यावरण की महत्ता। पर्यावरण वह प्राकृतिक आवरण है जो जीवन को पोषित करता है। वायु, जल, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु और जलवायु इसके अभिन्न अंग हैं। यदि पर्यावरण संतुलित न हो तो जीवन संकट में पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसे संकट आज मानवता को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे रहे हैं। विकास बनाम पर्यावरण टकराव की स्थितियां। इतिहास गवाह है कि अधिकांश औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है।
उदाहरण स्वरूप, वनों की कटाई सड़कें, बांध, कॉलोनियां और उद्योग स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई, जिससे जैव विविधता नष्ट हुई। जल प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्टों ने नदियों और जलाशयों को विषैला बना दिया। वायु प्रदूषण, बढ़ते वाहन, कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों और फैक्ट्रियों से हवा प्रदूषित हुई। भूमि क्षरण और शहरीकरण, विकास की अंधी दौड़ में कृषि भूमि कंक्रीट के जंगलों में बदल गई। इन सबका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता और जलवायु पर पड़ा है। क्या विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, लेकिन विवेकपूर्ण नीतियों और टिकाऊ सोच के साथ। वास्तव में, यदि सही रणनीति अपनाई जाए तो विकास और पर्यावरण परस्पर पूरक बन सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समाधान की राह। टिकाऊ विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता न करे। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय संरक्षण तीनों को संतुलित रखा जाए। उदाहरण 1, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा जैसे विकल्प न केवल कार्बन उत्सर्जन को घटाते हैं, बल्कि स्थायी ऊर्जा समाधान भी प्रदान करते हैं। 2, हरित भवन, ग्रीन बिल्डिंग्स, ऊर्जा दक्षता, वर्षा जल संचयन और प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग से पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सकता है। 3, स्मार्ट शहर योजना, जिसमें सार्वजनिक परिवहन, हरित क्षेत्र, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा का समावेश होता है। 4, सामुदायिक भागीदारी, जन सहभागिता से पर्यावरणीय परियोजनाएं जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता कार्यक्रम अधिक सफल होते हैं। 5, कानूनी और नीतिगत उपाय जैसे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) जैसे संस्थानों का सशक्त क्रियान्वयन। भारत की पहली, एक संतुलन की ओर। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाने की कई पहलें की हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिला। उज्ज्वला योजना ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ाया। नमामि गंगे परियोजना, गंगा नदी की सफाई के लिए एकीकृत प्रयास। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हरित भारत अभियान में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। ये प्रयास इस बात के संकेत हैं कि भारत विकास करते हुए पर्यावरण की अनदेखी नहीं करना चाहता। चुनौतियां और समाधान। 1, नीति और कार्यान्वयन के बीच अंतर। कई बार योजनाएं अच्छी होती हैं पर जमीन पर उनका क्रियान्वयन कमजोर होता है। समाधान, स्थानीय प्रशासन और जनसहभागिता को मजबूत किया जाए। 2, जनसंख्या दबाव, बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर भार डालती है। समाधान, शिक्षा, जागरूकता और परिवार नियोजन। 3, उद्योगों की लापरवाही, कई उद्योग पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करते हैं। समाधान, सख्त निगरानी और दंड। निष्कर्ष, विकास और पर्यावरण दो ध्रुव नहीं, बल्कि एक ही रेखा के दो छोर हैं। केवल आर्थिक विकास की चाह में अगर हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो वह विकास टिकाऊ नहीं रहेगा। वहीं, केवल पर्यावरण की रक्षा कर आर्थिक प्रगति को रोका नहीं जा सकता। जरूरत है संतुलन की, जहां उद्योग लगे तो हरित मानकों के साथ, जहां सड़कें बने तो पर्यावरणीय मूल्यांकन के साथ और जहां विकास हो तो प्रकृति की छाया में। इसलिए उत्तर स्पष्ट है, हाँ, विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते हमारे इरादे टिकाऊ, नीतियां विवेकपूर्ण और दृष्टिकोण समावेशी हो। भारत 2047, एक विकसित राष्ट्र की कल्पना। भूमिका। 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब यह एक नवजात राष्ट्र था, गरीबी, अशिक्षा, औपनिवेशिक शोषण और सामाजिक विषमता से जूझता हुआ। परंतु आज, स्वतंत्रता के 100 वर्षों की ओर अग्रसर होते हुए, भारत एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नए संकल्प के साथ उभरता हुआ दिख रहा है। वर्ष 2047 केवल एक वर्ष नहीं होगा, बल्कि यह उस भारत की पहचान बनेगा जो आत्मनिर्भर, समृद्ध, शक्तिशाली और वैश्विक नेतृत्व करता होगा। ये निबंध भारत 2047 की उस परिकल्पना को दर्शाता है जो न केवल आर्थिक दृष्टि से,
बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और नैतिक रूप से भी विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। 1. विकसित राष्ट्र की परिभाषा। विकसित राष्ट्र केवल जीडीपी में उच्च नहीं होता, बल्कि उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उच्च प्रति व्यक्ति आय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, सशक्त लोकतांत्रिक संस्थाएं, तकनीकी नवाचार, सामाजिक समानता और समावेशिता, स्वच्छ पर्यावरण और जीवन स्तर में संतुलन। भारत 2047 की कल्पना करते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। 2. आर्थिक समृद्धि की कल्पना। $5 ट्रिलियन से आगे 2047 तक भारत को एक $25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखना होगा। ये तभी संभव है जब विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, निर्यात पर ध्यान केंद्रित हो, एमएसएमईएस को डिजिटल और वित्तीय सहायता मिले, कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। रोजगार का सृजन, हर युवा को रोजगार मिले, ये भारत के विकास का मूल मंत्र होना चाहिए। स्टार्टअप संस्कृति, गिग इकोनॉमी और स्किल इंडिया मिशन को मिलाकर युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी दोनों में अवसर मिलें। 3. सामाजिक न्याय और समावेशिता। एक जाति धर्म से ऊपर उठता भारत। 2047 का भारत वह होगा जहां पहचान जाति, धर्म या भाषा से नहीं, बल्कि प्रतिभा और योगदान से होगी। नारी सशक्तिकरण, महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करें, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा, रक्षा। लैंगिक असमानता समाप्त हो और नारी शक्ति केवल नारा नहीं, एक सच्चाई हो। आदिवासी और पिछड़े वर्गों का उत्थान। 2047 तक भारत ऐसा हो जहां हर समुदाय को समान अवसर मिले और कोई भी वर्ग सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से पीछे न रहे। 4. शिक्षा और ज्ञान का वैश्विक केंद्र। एक नई शिक्षा नीति का पूर्ण क्रियान्वयन। व्यावसायिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण और मूल्य आधारित पाठ्यक्रम भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बना सकते हैं। डिजिटल शिक्षा और अनुसंधान। 2047 का भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व करे। 5. स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौमिक विस्तार। एक सबके लिए स्वास्थ्य, हर नागरिक को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। भारत में एक भारत, स्वस्थ भारत की परिकल्पना साकार हो। आयुष और आधुनिक चिकित्सा का समन्वय। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग और आधुनिक चिकित्सा पद्धति मिलकर लोगों को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें। 6. तकनीकी नेतृत्व और नवाचार। एक डिजिटल इंडिया 2.0। 2047 तक भारत दुनिया का सबसे अधिक तकनीक समर्थ राष्ट्र बन जाए, जहां स्मार्ट शहर, 5G, 6G, डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा मजबूत हों। आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी। भारत को तकनीकी उपकरणों, सॉफ्टवेयर, रक्षा प्रणालियों और अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनना होगा। 7. पर्यावरण और सतत विकास। एक हरित भारत, स्वच्छ भारत। 2047 का भारत प्रदूषण मुक्त, कार्बन न्यूट्रल और जैव विविधता से परिपूर्ण हो। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल संरक्षण से विकास हो। जल और वायु की रक्षा, नदियां स्वच्छ हों, हवा शुद्ध हो और हर नागरिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी निभाए। 8. सुशासन और पारदर्शिता। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत। प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक सुधारों से ऐसा भारत बने जहां जनता का सरकार में अटूट विश्वास हो। न्यायिक सुधार। 2047 तक ऐसी न्याय प्रणाली हो जो सस्ती, सरल, तेज और सर्वसुलभ हो। 9. वैश्विक मंच पर भारत। एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, G20 में नेतृत्वकारी भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की सशक्त आवाज हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना। भारत की विदेश नीति शांति, सहयोग और मानवता की भावना से प्रेरित हो। भारत वैश्विक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी में निर्णायक भूमिका निभाए। 10. सांस्कृतिक पुनर्जागरण। एक सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। 2047 का भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता, परंपराओं, भाषाओं
और कलाओं को संरक्षित करते हुए आधुनिकता से संतुलन बनाए। बी आध्यात्मिक नेतृत्व, योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित कर भारत विश्व को मानसिक शांति का मार्ग दिखाए। निष्कर्ष, भारत 2047 केवल एक सपना नहीं है, यह एक दिशा है। ये वह भारत होगा जो आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण की रक्षा में अग्रणी, सांस्कृतिक रूप से गौरवान्वित और वैश्विक रूप से प्रभावशाली होगा। इस भारत की कल्पना तभी साकार होगी जब हम सभी नागरिक, सरकार, युवा, किसान, वैज्ञानिक मिलकर एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ें। जैसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने न दें। भारत 2047 ऐसा ही सपना है जो आज हमें प्रेरित कर रहा है और कल हमारे गौरव का प्रतीक बनेगा। लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका, अधिकार या उत्तरदायित्व। 2000 शब्दों का निबंध। प्रस्तावना। लोकतंत्र का मूल आधार नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर टिका होता है। यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता ही सर्वोच्च होती है और वह अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मत का प्रयोग करती है। भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मतदाता ही है जो देश की दिशा और दशा तय करता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या मतदान करना केवल एक अधिकार है या इसके साथ कोई उत्तरदायित्व भी जुड़ा है। इस निबंध में हम इसी विषय पर विचार करेंगे। लोकतंत्र और मतदाता का महत्व। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का होता है। इस प्रणाली में नागरिकों को अपने मताधिकार के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है। एक मतदाता का वोट न केवल सरकार का गठन करता है, बल्कि देश की नीतियों और कानूनों की दिशा भी तय करता है। इस प्रकार मतदाता लोकतंत्र की आत्मा है। मताधिकार एक मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, मतदान का अधिकार प्रदान किया है। यह अधिकार एक राजनीतिक समानता का प्रतीक है। सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक वर्ग से हो, समान रूप से मत डाल सकते हैं। 2. स्वतंत्रता का अभ्यास है। नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है, यह उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक स्वरूप है। 3. न्याय और जवाबदेही का आधार है। एक जिम्मेदार सरकार चुनना नागरिक के हाथ में होता है और यदि सरकार विफल हो तो उसे बदलने का अधिकार भी जनता के पास है। मतदाता का उत्तरदायित्व। जहां मतदान करना एक अधिकार है, वहीं यह एक गंभीर उत्तरदायित्व भी है। लोकतंत्र तभी सशक्त बनता है जब उसके नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करें। कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। 1. सूचित मतदान करना। मतदाता को अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों, उनकी योग्यता, विचारधारा और पिछले कार्यों की जानकारी लेनी चाहिए। बिना जानकारी के मतदान करना लोकतंत्र के साथ अन्याय है। 2. भ्रष्टाचार और लालच से मुक्त रहना। चुनावों के दौरान मतदाताओं को पैसे, शराब या अन्य लालच दिए जाते हैं। एक जिम्मेदार मतदाता को इन प्रलोभनों से दूर रहकर अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। 3. धार्मिक, जातिगत और भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठना। मतदाता को ऐसे मुद्दों के बजाय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। 4. वोट देना अनिवार्य समझना। मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव के दिन अवकाश का अर्थ केवल आराम करना नहीं, बल्कि अपने लोकतंत्र को मजबूत करना है। 5. सरकार से जवाबदेही मांगना। चुनाव के बाद मतदाता को सरकार की नीतियों पर नजर रखनी चाहिए और यदि कोई त्रुटि हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भारत में मतदान की स्थिति। भारत में हर आम चुनाव के दौरान ये देखने को मिलता है कि एक बड़ा वर्ग मतदान नहीं करता। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. उदासीनता। कुछ लोग यह मानते हैं कि उनका वोट कोई फर्क नहीं लाएगा। 2. राजनीति से मोहभंग। भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी और अपराधियों की राजनीति में बढ़ती भागीदारी से जनता निराश रहती है।
3. सूचना की कमी। कई बार मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। 4. भौतिक कठिनाइयां। मतदान केंद्रों की दूरी, लाइन में लगने की परेशानी या दिव्यांगजनों के लिए सुविधा की कमी भी एक कारण है। मतदाता जागरूकता के प्रयास। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे SVEP सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसके अंतर्गत 1. विद्यालय और महाविद्यालयों में अभियान चलाना। 2. मीडिया के माध्यम से प्रचार। 3. स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेना। 4. ऑनलाइन वोटर पंजीकरण को बढ़ावा देना। युवा मतदाता की भूमिका। भारत में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। ये वर्ग सबसे ऊर्जावान, तकनीक प्रेमी और विचारशील है। यदि युवा मतदान के प्रति जागरूक हों, तो देश की राजनीति की दिशा सकारात्मक हो सकती है। उन्हें न केवल वोट डालना चाहिए, बल्कि अपने परिवार और मित्रों को भी प्रेरित करना चाहिए। मीडिया और समाज की भूमिका। मीडिया को चाहिए कि वह निष्पक्ष, सटीक और तथ्य आधारित जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाए। अफवाह, नफरत और भावनात्मक प्रचार से बचना मीडिया की जिम्मेदारी है। वहीं समाज को भी अपने नागरिकों को इस अधिकार और उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करना चाहिए। निष्कर्ष। लोकतंत्र की सफलता मतदाता की जागरूकता पर निर्भर करती है। मताधिकार का प्रयोग केवल एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के जीवन की एक जिम्मेदारी है। एक जागरूक मतदाता ही एक अच्छी सरकार ला सकता है और देश को सही दिशा में ले जा सकता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित है कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक पवित्र उत्तरदायित्व भी है। जब तक मतदाता इस उत्तरदायित्व को नहीं समझेगा, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। देश को सशक्त बनाने के लिए हर नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग विवेक, नैतिकता और राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर करना चाहिए। एक वोट से सरकार बदल सकती है, एक वोट से राष्ट्र की तकदीर लिखी जा सकती है। अतः मतदान करें, जागरूक बनें और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। तकनीक, मानवता के लिए वरदान या अभिशाप। प्रस्तावना। 21वीं सदी को यदि तकनीक की सदी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तकनीक ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, कृषि, सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और मनोरंजन तक। ये कहना उचित होगा कि आज का मानव तकनीक के बिना अधूरा है। परंतु इस वरदान के साथ कुछ ऐसे पहलू भी जुड़े हैं जो इसे अभिशाप का रूप देने लगे हैं। क्या तकनीक मानवता को उन्नति के शिखर पर पहुंचा रही है या वो एक स्वनिर्मित खतरे की ओर अग्रसर है? यही प्रश्न इस निबंध का मूल है। तकनीक का उद्भव और विकास। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही तकनीकी नवाचार मौजूद रहे हैं। पत्थर के औजारों से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई तक, यह विकास एक लंबी यात्रा का परिणाम है। प्राचीन सभ्यताओं ने सिंचाई, लेखन, गणना और खगोल विज्ञान में तकनीकी प्रगति की। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को यंत्रों के माध्यम से गति दी और कंप्यूटर क्रांति ने सूचना को सबसे मूल्यवान संसाधन बना दिया। तकनीक के वरदान के रूप। 1. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। जीवन रक्षक तकनीक जैसे MRI, CT स्कैन और रोबोटिक सर्जरी। टीकों का विकास जैसे कोविड-19 वैक्सीन। टेलीमेडिसिन, रिमोट हेल्थ केयर और स्वास्थ्य ऐप्स ने स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों तक पहुंचाया है। 2. शिक्षा का डिजिटल रूपांतरण। ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। विश्व स्तरीय ज्ञान अब दूरदराज के छात्रों की पहुंच में है। तकनीक ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बना दिया है। 3. संचार क्रांति। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और वीडियो कॉलिंग ने दूरियों को मिटा दिया है। सूचनाओं का आदान प्रदान तत्काल और सुलभ हुआ है। 4. कृषि में तकनीकी नवाचार। ड्रोन, सेंसर और सटीक कृषि प्रिसिजन फार्मिंग। सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और फसल की निगरानी अब अधिक वैज्ञानिक हो गई है। 5. व्यापार और अर्थव्यवस्था। ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और फिनटेक। छोटे व्यापारी और स्टार्टअप भी वैश्विक बाजार में पहुंच पा रहे हैं। 6. सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। सैटेलाइट इमेजिंग, मौसम पूर्वानुमान और आपदा अलर्ट सिस्टम राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मददगार।
तकनीक के अभिशाप स्वरूप। 1. बेरोजगारी और मानव श्रम का अवमूल्यन। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और AI से कई पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो रही हैं। श्रमिक वर्ग की आर्थिक असुरक्षा बढ़ रही है। 2. सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य। सोशल मीडिया पर अत्यधिक निर्भरता, आभासी मित्रता और वास्तविक संबंधों में दूरी। डिप्रेशन, चिंता और नींद संबंधी विकारों में वृद्धि। 3. गोपनीयता का हनन, डेटा चोरी, साइबर अपराध और सर्विलांस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता पर खतरा। 4. डिजिटल असमानता, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तकनीकी पहुंच में असंतुलन। आर्थिक वर्गों के बीच डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड। 5. पर्यावरणीय प्रभाव, कचरा, ऊर्जा की अत्यधिक खपत और प्रदूषण। तकनीकी विकास की कीमत पर प्रकृति का दोहन। 6. युद्ध और विनाशकारी शक्ति, ड्रोन हमले, साइबर युद्ध और परमाणु हथियार। तकनीक अब मानवता के लिए अस्तित्व का खतरा भी बन सकती है। तकनीकी नैतिकता और मानवता। 1. नैतिक प्रश्न, क्या हम तकनीक को नियंत्रित कर रहे हैं या वह हमें? कौन तय करेगा कि तकनीक का सही उपयोग क्या है? 2. जिम्मेदार नवाचार, टेक कंपनियों, सरकारों और उपभोक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी। तकनीकी नीति निर्माण में पारदर्शिता और सहभागिता जरूरी। समाधान और संतुलन की आवश्यकता। 1. डिजिटल साक्षरता, प्रत्येक नागरिक को तकनीक के लाभ और खतरे दोनों की जानकारी देना। 2. नीति और नियमन, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्पष्ट नियम। 3. समावेशी तकनीकी विकास, ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों को तकनीकी विकास में भागीदार बनाना। 4. मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना, तकनीक का उपयोग तभी वरदान है जब वो करुणा, सेवा और समानता को बढ़ावा दे। निष्कर्ष, तकनीक एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर वह मानवता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, तो दूसरी ओर वह विनाश का कारण भी बन सकती है। इसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि तकनीक को नैतिकता, सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाए, तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। अन्यथा, यही तकनीक हमें अपने अस्तित्व पर पुनः सोचने के लिए विवश कर देगी। अतः आवश्यकता है संतुलन, विवेक और नैतिकता की, ताकि तकनीक मानवता के कल्याण का माध्यम बन सके, न कि उसके विनाश का कारण। ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी भी लाता है? भूमिका, नॉलेज इज पावर, ये वाक्य न केवल एक प्रसिद्ध उक्ति है, बल्कि मानव सभ्यता की प्रगति का मूल भी है। परंतु जब हम ज्ञान को शक्ति मानते हैं, तो क्या हम उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करते हैं? इतिहास, समाज, विज्ञान और नैतिकता सभी हमें यही सिखाते हैं कि ज्ञान जितना अधिक होता है, जिम्मेदारी उतनी ही गहरी होती है। इस निबंध में हम ज्ञान की प्रकृति, उसकी शक्ति और उसके साथ जुड़ी नैतिक जिम्मेदारियों का दार्शनिक, सामाजिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करेंगे। 1. ज्ञान की शक्ति, स्वरूप और प्रभाव। आत्मा शक्ति और आत्मबोध। ज्ञान आत्म चेतना को जागृत करता है। अंधकार से प्रकाश की ओर यह मार्ग केवल ज्ञान से संभव है। व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह अपने जीवन, समाज और सृष्टि को समझने में सक्षम होता है। ये ज्ञान उसे सही निर्णय लेने, नैतिक जीवन जीने और दूसरों का मार्गदर्शन करने की शक्ति देता है। सामाजिक शक्ति, ज्ञान के बल पर समाज में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। शिक्षित नागरिक न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, बल्कि कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सूचना क्रांति तक, हर युग में ज्ञान ने समाज को दिशा दी है। वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति। विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल युग सब कुछ ज्ञान की ही देन है। जिस मानव ने आग जलाना सीखा, वही आज चांद और मंगल पर पहुंच गया है। ये सब ज्ञान की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2. ज्ञान और जिम्मेदारी, अंतर संबंध की पड़ताल। एक शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, With great power comes great responsibility। जब व्यक्ति या समाज के पास ज्ञान की शक्ति होती है,
तो यह अनिवार्य हो जाता है कि उसका उपयोग विवेकपूर्ण, नैतिक और समावेशी ढंग से किया जाए। अन्यथा वही ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। बी, नैतिक जिम्मेदारी। ज्ञान से हमें ये समझने की क्षमता मिलती है कि क्या सही है और क्या गलत। इस ज्ञान के आधार पर हमें अपने निर्णयों और कार्यों में नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक को ये जिम्मेदारी है कि वह अपने आविष्कारों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करे, न कि विनाश के लिए। सी, सामाजिक जिम्मेदारी। जिस व्यक्ति को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वह दूसरों को भी मार्गदर्शन दे, अज्ञान को दूर करे और समाज में समानता, न्याय और करुणा का विस्तार करे। 3, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ज्ञान और जिम्मेदारी का उपयोग और दुरुपयोग। एक सकारात्मक उदाहरण, महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और नैतिक ज्ञान को जीवन का मार्गदर्शन बनाया और देश को स्वतंत्रता दिलाई। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वैज्ञानिक ज्ञान को राष्ट्र निर्माण और युवा प्रेरणा से जोड़ा। बुद्ध और विवेकानंद आत्मज्ञान को मानवीय करुणा में परिवर्तित किया। बी, नकारात्मक उदाहरण, हिटलर का प्रचार तंत्र। शिक्षित प्रचारकों और वैज्ञानिकों ने ज्ञान का उपयोग नस्लवाद और युद्ध के लिए किया। परमाणु बम का निर्माण, विज्ञान की उपलब्धि का उपयोग नागासाकी और हिरोशिमा में मानव विनाश के लिए हुआ। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि ज्ञान अपने आप में न तो अच्छा होता है, न बुरा, उसकी दिशा तय करती है हमारी जिम्मेदारी की भावना। 4, समकालीन संदर्भ में ज्ञान की जिम्मेदारियां। एक, सूचना और डिजिटल युग। आज ज्ञान का प्रसार पहले से कहीं अधिक तेज है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हर व्यक्ति के पास ज्ञान की पहुंच है, परंतु इसके साथ साथ झूठी खबरें, अफवाहें, साइबर अपराध जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। जिम्मेदारी है कि हम सूचना का विवेकपूर्ण उपयोग करें, सत्य और तथ्य की पहचान करें, दूसरों की निजता और गरिमा का सम्मान करें। बी, वैज्ञानिक और तकनीकी जिम्मेदारी। एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, इनका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो, न कि केवल लाभ या युद्ध के लिए। सी, पर्यावरणीय जिम्मेदारी। हमने जलवायु संकट, प्रदूषण और संसाधनों के अति उपयोग से जो क्षति पहुंचाई है, वह भी ज्ञान के बिना उत्तरदायित्व के उदाहरण हैं। 21वीं सदी में ज्ञानवान समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सतत विकास। 5, दार्शनिक दृष्टिकोण। एक, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है, लेकिन अरस्तु इस ज्ञान को तब तक अधूरा मानते हैं जब तक ये प्रयोग और नैतिकता से न जुड़ा हो। बी, भारतीय परंपरा। भारतीय दर्शन में सत्यम, शिव, सुंदरम, ज्ञान को आत्मा की उन्नति का साधन माना गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योग ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन वह ज्ञान तब तक सार्थक नहीं जब तक वह कर्तव्यबोध से न जुड़ा हो। सी, विवेकानंद का दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है। इस दृष्टिकोण से ज्ञान केवल बुद्धि नहीं, बल्कि कर्तव्य की अनुभूति भी है। 6, शिक्षा और जिम्मेदारी। शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका। एक शिक्षक की जिम्मेदारी। जिसके पास ज्ञान है, वह केवल पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। शिक्षक को समाज में नैतिक मूल्यों, करुणा और समावेशिता का संवाहक बनना चाहिए। बी, विद्यार्थी की जिम्मेदारी। ज्ञान पाने वाला विद्यार्थी यदि समाज से कटकर केवल अपने लाभ की चिंता करे, तो ये स्वार्थी ज्ञान कहलाता है। 2047 के भारत में विद्यार्थियों को ज्ञान योद्धा बनकर समाज और देश की सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। 7, ज्ञान और शक्ति का संतुलन। नेतृत्व में जिम्मेदारी। एक, राजनीतिक नेतृत्व। जनप्रतिनिधि के पास कानून, नीतियां और निर्णय लेने का ज्ञान होता है, लेकिन ये ज्ञान तब तक खतरनाक हो सकता है जब तक वह जनकल्याण की जिम्मेदारी से न जुड़ा हो। बी, न्यायपालिका, पत्रकारिता और नौकरशाही। इन सभी क्षेत्रों में ज्ञान की अत्यधिक शक्ति है, लेकिन उनका दायित्व है कि वे निष्पक्षता, पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखें। 8, अगर ज्ञान के साथ जिम्मेदारी न हो। ए, असंतुलन और भ्रष्टाचार। जब ज्ञानी व्यक्ति लोभ, अहंकार या सत्ता के मोह में आकर जिम्मेदारी भूल जाता है, तो वही ज्ञान समाज के लिए अभिशाप बन जाता है।
बी सामाजिक असमानता, ज्ञान का केंद्रीकरण और उसका उपयोग केवल विशेष वर्ग के हित में समाज को असमान, असंतुलित और अस्थिर बना देता है। 9 भारत की दिशा, ज्ञान और जिम्मेदारी का भविष्य। ए आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत। इन अभियानों में जनता को तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक ज्ञान से समृद्ध बनाया जा रहा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका उपयोग रचनात्मक और समावेशी रूप में करें। बी युवाओं की भूमिका, भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है। उनका ज्ञान राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है। यदि वे अपने ज्ञान का उपयोग उद्यमिता, सेवा और नेतृत्व में करें तो भारत विश्वगुरु बन सकता है। निष्कर्ष, ज्ञान निस्संदेह शक्ति है। ये व्यक्ति को आत्मविश्वास, समाज को दिशा और राष्ट्र को शक्ति देता है। लेकिन ये शक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह जिम्मेदारी से नहीं जुड़ती। ज्ञान से प्राप्त अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन ही एक सच्चे ज्ञानी की पहचान है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम उसका उपयोग सत्य, सेवा और समावेशिता के लिए करेंगे। तभी हमारा ज्ञान शक्ति के साथ संवेदना और कर्तव्यबोध का वाहक बनेगा और यही किसी सभ्य समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है।